जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 14 नवंबर है और आज आज 14 नवंबर को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन 14 नवंबर 1889 को उनका जन्म हुआ था तथा उन्होंने अपने कार्यकाल में अनेक भूमिका निभाई, जैसे एक महान नेता, एक महान वकील, एक महान विश्व के पटल पर चलने वाले संरक्षक, युद्धों को उन्होंने संभाला बकायदे, तथा भारत को एक ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहां पे मतलब भारत की स्थिति को बदल दिया। ऐसे थे हमारे महान श्री जवाहरलाल नेहरू जी। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा जी कहते थे, चाचा नेहरू। उन्हें चाचा नेहरू की उपाधि बच्चे लोगों ने ही दिया था। इसलिए तभी से उनके जन्म दिवस के अवसर पर को बाल दिवस के रूप में हम मनाते चले आ रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि उनके योगदान क्या था, नव भारत के निर्माण में उनका क्या क्या योगदान था, तथा उससे संबंधित अनेक चीजों को हम समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। आप लोग तब तक हमारे इस वीडियो में बनाए रहिए। उन्हें हम आधुनिक भारत का निर्माता भी कहेंगे। उन्हें हम क्यों आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसीलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को बनाए रखिए। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिस ना हो। और मैं शुभम आप लोगों से आशा करता हूं कि हमारे दोस्त कृपया सपोर्ट अपना बनाए रखें। धन्यवाद। तो हम चलते हैं अपने नए सिरे पर कि जवाहरलाल नेहरू जी का व्यक्तित्व कैसा था, वो किस प्रकार आधुनिक भारत के जनक, आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं। उनका जीवन एक महान से भी महान कह सकते हैं, महापुरुषों में शामिल होता है, जिसके माध्यम से हम यह बता सकते हैं कि हमारे नेताजी, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे चाचा जी ऐसे थे। तो आइए देखते हैं उनके व्यक्तित्व के विकास के बारे में। हाँ दोस्तों, तो हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका हमारे इस नव निर्माण, इन्हें आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है। इनके बसे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई शुरू की। हरो एक जगह है इंग्लैंड में, वहां से अपनी पढ़ाई शुरू की और कैम्ब्रिज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। वकीलगिरी कैम्ब्रिज से की तथा हरो इंग्लैंड से इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की तथा पढ़ाई करने के बाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जन्म बता चुके हैं आप लोगों को, 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ। जन्म के पश्चात उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की। हरो काफी ये धनी परिवार से बिलोंग करते थे और धनी परिवार से बिलोंग करने के कारण ही इन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से की। इंग्लैंड में पढ़ने के पश्चात इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की अपनी, और ग्रेजुएशन में इन्होंने वकील चुना, वकीलगिरी। और 1910 में इनकी वकील पूरी हुई और 1912 में इन्हें बार कोड का साइन मिल गया। बार कोड ऐसा साइन होता है जिसके माध्यम से आप वकील LLB करने के बाद आप किसी भी हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसीलिए 1912 में इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के बाद इन्होंने अनेक महान कर्तव्यों में मिलते चले गए। इनकी मुलाकात वहीं गांधी जी से हुई। श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी से इनकी मुलाकात 1916 ईस्वी को हो गई। 1916 ईस्वी में ये गांधी जी से मिले, श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी से मिले, और 1916 ईस्वी में ही इनका विवाह कमला देवी के साथ हो गया तथा इन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी नाम की पुत्री हुई 1917 में। इंदिरा प्रियदर्शनी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इंदिरा प्रियदर्शनी से को लगभग कौन नहीं जानता है। आज आपातकाल घोषित करने वाली, हमारे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करने वाली हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी ही थी। ठीक है, उनका पुराना नाम क्या था? इंदिरा प्रियदर्शनी, जिनका जन्म कब हुआ था? 1917 में। तो 1916 में गांधी जी से मिले। इनका विवाह कमला देवी के साथ 1916 ईस्वी में हो गया और इनकी एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी, जो बाद में इंदिरा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके पश्चात एक सदी का एक महान नेता ये बना, महान युवा बना, जिन्होंने अपने पिता मोतीलाल नेहरू के लगभग अगेंस्ट ही कार्य किया। अगेंस्ट का मतलब उससे झगड़ा लड़ाई नहीं करते थे, लेकिन उनके विचारों से अलग चलते थे, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू जी एक नरम दल से थे और ये लाल बाल पाल वाले टीम में थे। लाल बाल पाल वाले टीम का ये पालन करते थे
और फिर वहां से उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन मोतीलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग नहीं कर रहे थे, इसीलिए ये वहां पर उनके खिलाफ चल रहे थे। खिलाफ का मतलब ऐसे नहीं कि मार झगड़ा कर रहे थे अपने पिताजी से, बस हाँ उनके विचारों से थोड़ा अलग थे, विचारों से थोड़ा अलग थे। सदी का एक महान नेता तैयार हुआ, 26-27 साल का, जो दहाड़ता था तो एकदम कि क्या करें अब, ऐसे थे हमारे श्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी। तो आइए आगे देखते हैं इनके अगले व्यक्तित्व के बारे में। एनी बेसेंट एक 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट तथा उसके सेक्रेटरी थे, एनी बेसेंट सेक्रेटरी थी और उसके कर्ता धर्ता थे बाल गंगाधर तिलक, इसी में वो शामिल हो गई। बाद में एनी बेसेंट जी अरेस्ट हो गई। अरेस्ट होने के बाद ये होम रूल लीग भी खत्म हो गया। तो नॉन कॉपरेशन में चलने वाला 26-27 साल का युवक ऐसे उस समय विश्व के पटल पर कार्य कर रहा था, ऐसे ऐसे नेताओं से मिल रहा था जो कि कहना संभव नहीं है। आजकल के युवा क्या करते हैं कि अगर 21-22 साल 23 साल के हो गए तो केवल कुछ नहीं कर पाते हैं, अपना एक छोटा सा नाम तक नहीं बना पाते हैं, और उन्होंने 25-26 साल की उम्र में उनका नाम पूरे देश में चलता था। तो ऐसे थे हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। जैसा कि आप लोग को बता चुके हैं कि ये लगभग क्या कंफर्म 1916 में गांधी जी से मिले हैं। गांधी जी से मिलने के तुरंत पश्चात 1920 ईस्वी में गांधी जी ने, जैसा आप लोग जानते हैं, असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन इनका ज्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि एक घटना हो गई चौरी चौरा की। गोरखपुर की एक घटना है जहां लोगों के कुछ भीड़ ने वहां के पुलिस थाने को फूंक दिया और वहां पे कुछ पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया, जिससे गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। और इस असहयोग आंदोलन का जिम्मेदार मेन रूप से हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को ही माना जा रहा था, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश से उसकी असहयोग आंदोलन की मेजबानी यही कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की। लेकिन बाद में जब चौरी चौरा वाला कांड हो गया तो वहां से ही इन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। वहां की थाना फूंकने, यहाँ संबंधी कार्य में इन्हें ही जिम्मेदार ज्यादातर ठहराया जाता था। और फिर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक नई पार्टी में इस पार्टी के खिलाफ भी वे थे, कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी बनाई। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक नई पार्टी बनाई और उस पार्टी के खिलाफ हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। अपने पिता के अगेंस्ट इन्होंने अगेन कार्य किया, क्योंकि ये जब इंग्लैंड में थे तभी अपने पिताजी को बता रहे थे कि पिताजी उस नरम दल में मत रहिए, पूर्ण स्वराज की मांग कीजिए, क्योंकि हमें भारत को पूर्ण स्वराज तक ले जाना है, हमें आधा स्वराज नहीं चाहिए। इसीलिए इन्होंने जनरल सेक्रेटरी ये INC में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में लगातार कार्यरत रहे। आप लोग जानते हैं INC का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था तथा ये लगातार इसमें कार्यरत रहे, शुरू से ही कार्यरत रहे। और फिर जनरल सेक्रेटरी 1923 ईस्वी में ये बन गए। और जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अनेक कार्य किया। अनेक कार्यों के करने के बाद इनकी अध्यक्षता में अनेक तरह के कार्य हुए। इन्होंने 4-5 सेशनों में अपनी सेक्रेटरी का परिचय दिया तथा अनेक कार्यों को किया। आगे हम देखते हैं कि इनका व्यक्तित्व कैसा था और किस प्रकार से इन्होंने INC में अपना योगदान दिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गांधी जी से इनकी मुलाकात 1916 में ही हो गई थी। गांधी जी से इनकी मुलाकात होने के बाद इन्होंने अनेक तरह के कार्य किए, जैसे गांधी जी से इनकी दोस्ती भी कह सकते हैं। गांधी जी को कुछ लोग इनका शिष्य, गांधी जी को इनका गुरु भी मानते हैं कुछ लोग, तथा 20 ईयर और उम्र के हिसाब से मान लीजिए 20 वर्ष कम से कम ये गांधी जी से छोटे थे, इसलिए गांधी जी के भी मतलब चलते थे उन्हीं के हिसाब से, लेकिन गांधी जी के अगेंस्ट भी चलते थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी का पूर्ण स्वराज का मांग था और INC ने पूर्ण स्वराज की वो रद्द कर दी थी अर्जी। INC ने पूर्ण स्वराज की अर्जी रद्द कर दी थी। इन्होंने कई सेशन में INC की अध्यक्षता की, जैसे 1926, 1936, 1937, 1951 एंड 1954 में इन्होंने INC की अध्यक्षता की तथा इस अध्यक्षता में इन्हें पूर्ण स्वराज पूरा करना पड़ा। पूर्ण स्वराज की वो इन्होंने मांग पूरी करवा ली। इसलिए 9 इयर्स बाद वो जेल में ही रहे। 9 वर्ष लगभग जवाहरलाल नेहरू जी जेल में बिताए। अपने इस क्विट इंडिया, नॉन कॉन्टेंट क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने
कई तरह के आंदोलनों में इन्होंने खुद को जेल में ही पाया, लगभग 9 ईयर्स तक। क्विट इंडिया में और कई में, नॉन कॉपरेशन में, कई कई आंदोलनों में ये 9 साल तक लगभग जेल में रहे। उसके पश्चात आईएनसी ने 1937 ईस्वी में सभी पूरे संपूर्ण भारत से विजय प्राप्त कर ली और वहां पर एक नई नॉन कोऑपरेशन की सरकार बनी, जिसके लीडर थे इंटेरियम। 1906 में इसकी स्थापना की गई और ये अनेक प्रकार के 37 में जब जीत गई ये पार्टी, तो इस पार्टी के सदस्यों को इसमें एक नया अध्यक्ष चुना गया। ये अध्यक्ष सी राजगोपालाचारी भी इस समय थे। सी राजगोपालाचारी को नहीं माना जाता था और इनको ही माना जाता था। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे नेता थे जो, देखो, जब 1947 में भारत को छोड़कर अंग्रेज जा रहे थे, तो उन्होंने ज्यादातर इस बात पर जोर दिया अंग्रेज ने कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति राज्यों के पास हो, क्योंकि राज्यों के पास जब शक्ति हो जाएगी तो भारत टूट जाएगा, और भारत टूट जाएगा तो उसकी अखंडता भी टूट जाएगी। इसलिए उन्होंने जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति भारत के पास ही, भारत के राज्यों के पास हो, केंद्र से ज्यादा शक्ति राज्यों के पास हो, उनका ये प्लान था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी इसके भी सख्त खिलाफ थे। कुछ लोग इनको सही मानते हैं, कुछ लोग इसलिए इनको गलत मानते हैं, क्योंकि ये सदा से ही इसके खिलाफ रहे हैं। आगे देखिए, जब हमारा मुल्क आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 की सुबह ही, रात में ही लगभग 2-3 बजे इन्होंने ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, क्या ट्रस्ट विथ डेस्टिनी का नारा दिया। ट्रस्ट विथ डेस्टिनी इस प्रकार होता था, जैसे आप लोग एक प्रकार का नारा दिया, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, मैं इसको पढ़ने वाला नहीं हूँ। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के पश्चात आगे आइए। एक इसमें मुद्दा पड़ता है कि कश्मीर और चाइना का प्रॉब्लम। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंटल ऑफ कश्मीर के खिलाफ जब शेख अब्दुल्ला थे, वहां चाइना के थे जब, तो उन्होंने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तिब्बत पे सड़क बनाने लगी। तिब्बत पर सड़क बनाने के बाद जब 1954 ईस्वी में पंचशील साइन किया गया, तो पंचशील साइन में वो कहा गया कि ये कभी भी चीन जो है, कभी भी पंचशील साइन में चीन कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। और इनको भी विश्वास था कि चीन कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया 1962 में, और भारत की इसमें बुरी तरह से हार हुई, क्योंकि हमारे पास उतना संपन्न हथियार नहीं थे, उतने संपन्न सेना नहीं थी जितनी उस समय चीन के पास थी, क्योंकि चीन पहले से ही विकसित हो चुका था। तो उन्होंने पंचशील का साइन का माना नहीं और फिर तिब्बत पर कब्जा किया और 1962 में भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो भारत का एक भी भूभाग ले जा नहीं पाया। इसी बीच इसमें भी कुछ लोग उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। जिम्मेदार ये ठहराते हैं कि पंचशील सिद्धांत को इनको सही नहीं मानना चाहिए था। लेकिन उस समय हमें लगता है, आप लोग का कोई भी राय हो, लेकिन हमें लगता है कि कोई प्रधानमंत्री होता तो यही करता, इसके सिवा और कुछ चारा नहीं था। यही करने का उसका एक चारा था, इसके सिवा और कुछ चारा नहीं था। प्रधानमंत्री कोई भी होता यही करता वो। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि अगर उस समय ऐसी स्थिति बन रही थी और ऐसी स्थिति बनने के बावजूद कोई भी होता तो यही कदम उठाता। पंचशील सिद्धांत पर साइन करना उसका अधिकार था, क्योंकि उस समय चीन एक देश था जो हमसे ताकत में कई गुना बड़ा था, ताकत में, क्षेत्रफल में, संख्या में कई गुना बड़ा था, ठीक है। और वो बड़ा होने के साथ साथ उसके पास सैन्य पावर भी हमसे बहुत अधिक थी। और हमारे यहाँ नया देश हमारा आजाद हुआ था। आजादी के बाद हमारे पास ना सही से सेनाएं थी, ना हमारा संगठन था, और संगठन भी तो होना चाहिए, संगठन भी नहीं था, क्योंकि अंग्रेज 1947 में जब करके गए थे तो हमारे सभी देशी रियासतों को अलग अलग करके गए थे, क्योंकि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन सबको मिला लिया था। लेकिन आप सभी लोग सोचिए कि जब जो नया आप में मिलता हो तो उसे आप में मतभेद होने के लिए कुछ समय लगता है, और कुछ समय लगता है, इसीलिए 1954 में इन्हें पंचशील पर साइन करना ही पड़ा। लेकिन जब चीन ने धोखा दिया और 1962 में आक्रमण किया तो कुछ भी लेना जा सका। इसी प्रकार से दूसरी घटना आती है कश्मीर और भारत की घटना। कश्मीर भारत की घटना यह, कश्मीर के वो जो प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, उनसे जवाहरलाल नेहरू जी की काफी ज्यादा दोस्ती थी, और दोस्ती होने के साथ साथ वो उनकी हर बात मानते थे। हर बात का मतलब जो भी वो कह देते थे वही ये मान लेते थे। मानने के साथ साथ ये एक
महान विचारक थे। जवाहरलाल नेहरू जी महान विचारक थे और महान विचारक होने के कारण ही इन्होंने, इनका मिस्टेक माना जाता है कि इस कश्मीर के मुद्दों को इन्होंने यूएनओ तक खींच दिया, यूएनओ में जाके इसको रिपोर्ट कर दिया। अगर ये यूएनओ में रिपोर्ट ना करते तो शायद जैसे आप लोग एक काम करिए, जैसे किसी का कुछ झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुआ है, आपस में सल्टा लीजिए तो सल्ट जाता है आसानी से। लेकिन जब आप उसे पुलिस के पास, केस के पास कुछ भी लिखाने जाएंगे तो उसमें आपका भी नुकसान हो सकता है, इसमें आपका भी नुकसान निहित है। इसीलिए कहा गया है कि खुद में ही सुलझा लेना चाहिए काम को, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इस मुद्दे को यूएनओ में खींच दिया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशन में जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप किसी की कोई वस्तु ले लिए हैं, आप अगर आपस में सुलझा लेते तब सही रहता। लेकिन अगर वो मामला पुलिस के पास चला गया है, तो जब तक वो फैसला नहीं आएगा तब तक आप उसका वहन, आप उसका उपयोग, आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। सेम कंडीशन जम्मू कश्मीर और इंडिया के बीच में हुई थी, क्योंकि इन्होंने इस मुद्दे को यूएनओ तक खींच दिया था। इसीलिए इनको कुछ लोग बुरा मानते हैं, क्योंकि इन्होंने जब कश्मीर को भारत में मिलाया तो पूरी तरह से नहीं मिलाया, उसके कुछ कानून मतलब अर्ध मिलाया, जैसे भारत का हिस्सा वो होगा लेकिन उसके खुद के कानून होंगे, कुछ के संविधान होंगे। तो सभी लोगों का कहना है कि उनको ऐसा करना चाहिए था कि मतलब पूरी तरह से मिलाए। तो शायद पूरी तरह से मिलाना हमें लगता है कि सही नहीं था उस समय के लिए, उस समय की स्थिति और सिचुएशन को देखकर हमें लगता है कि पूरी तरह से मिलाना जम्मू कश्मीर को सही नहीं था। उन्होंने बहुत सही किया, उन्होंने अर्ध ही मिलाया, क्योंकि अगर पूरा मिलाने की चक्कर में होते तो पूरा कश्मीर हमसे जा सकता था। इसी हिसाब से उनको भी कुछ लोग गलत मानते हैं। इसमें आपकी राय क्या है, कमेंट कीजिए। ऐसे थे हमारे चाचा नेहरू जी, जिनका महान योगदान था अनेक सदियों में। इनका योगदान हम थोड़ा इकोनॉमिक में देख लेते हैं। इकोनॉमिक में भी इनका महान योगदान था। जैसे कुछ लोग मतभेद करते हैं कि जैसे सरदार पटेल जी भी थे, सरदार पटेल जी होते तो उस समय भारत की स्थिति कुछ और होती। लेकिन आप ही लोग सोचिए, 1947 में ये प्रधानमंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री के बनने के बाद 1950 में ही सरदार पटेल जी की डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद एक देश को चलाना, एक देश को संभालना आसान काम नहीं था। हमें लगता है पहले से कुछ गतिविधियां तय होगी कि मतलब पटेल जी के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए इनको ही प्रधानमंत्री बनाया जाए और इनको ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए। क्योंकि 1982 में गांधी जी ने इस बात का सपोर्ट किया था कि इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, और उस समय गांधी जी की बात बहुत ज्यादा मानी जाती थी, इसलिए इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया तथा ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे। और कार्यरत रहने के बाद इन्होंने बाखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया, जिन्हें हम कह सकते हैं, एक थे आर के कुछ करके थे, हम लोग दे देते हैं आपको, पढ़ लीजिए उसको। वो उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू इज द न्यू आर्किटेक्ट ऑफ आवर इंडियन डेमोक्रेसी। हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के न्यू आर्किटेक्ट थे, ठीक है। ये ऐसे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने अपने विषय में बहुत योगदान दिया, बहुत कार्यों को किया। हाँ, कहीं पर भोलेपन की वजह से ये थोड़ा विचलित हो जाते थे और सरदार पटेल जी कहीं भी विचलित नहीं होते थे। इसी प्रकार से ही हम इनका व्यक्तित्व था, इसी प्रकार से इनका जीवन था। और ये हमारे जो आज आप देख रहे हैं आईआईटी, आईआईएम्स, ये इनके संस्थापक भी यही थे। आज आईआईटी, आईआईएम जो चल रहे हैं वो हमारे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ही देन है। ऐसे वीर, ऐसे सपूत, ऐसे भारत के लाल को हमारा सत नमन है। इनका कार्यकाल अनेक चला था, कई बार। ये 47 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए तथा ये 27 मई को इनका डेथ हो गया। 27 मई 1964 को इनका डेथ हो गया तथा वहीं तक की भारत के प्रधानमंत्री रहे। जब तक ये जिए तब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे तथा अपना सर्वस्व इन्होंने भारत माँ की चरणों को समर्पित कर दिया। इसी प्रकार से इनका व्यक्तित्व था। और आज 14 नवंबर के इस पावन पर्व पर, बाल दिवस पर, आप सभी लोगों को पुनः बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक महत्वपूर्ण बात, ऐसे बच्चों पर भी नजर रखिए जिनके माँ बाप नहीं है, उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में एक मर्म स्पर्शी
वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा, जिसके माध्यम से आप लोग यह समझ सकते हैं कि कितना आवश्यक है उन लोगों के लिए भी जो हमारे देश में रहकर हमारे देश के बच्चे हैं, उनको भी जरा थोड़ा बाल दिवस पता होना चाहिए। उनका भी सम्मान है, उनका भी कर्तव्य है, उनका भी अधिकार है इस बाल दिवस पर। केवल अमीर बच्चों को ही बाल दिवस पर मनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, सबको होना चाहिए। और इसमें आप लोग एक रेजोल्यूशन लीजिए कि हम बाल मजदूरी कभी नहीं होने देंगे तथा अनेक प्रकार के बच्चों को शिक्षा से किसी प्रकार से वंचित नहीं रखेंगे। आप अपना रेजोल्यूशन इस चिल्ड्रन डे को बना लीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक बधाई। आप लोग खुश रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, मुस्कुराते रहें और धन्यवाद। जय हिंद। बता दे क्या लकीरों में